नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 15 मार्च 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस इशू करेंगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने को लेके। दूसरे नंबर पे इंडियन एक्सप्रेस का इशू है रिवर पोल्यूशन से संबंधित, और तीसरा इशू द हिंदू का है गोंडी लैंग्वेज से संबंधित, स्कूल को बंद करने से संबंधित। तीनों इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कोट देख लेते हैं। ही हु हैज ए वाइफ फॉर विच टू लाइव कैन बियर विद ऑलमोस्ट एनी हाउ। नीचे का ये कोट है। इसका मतलब क्या है, क्यों का मतलब क्या है यहां पे इस कोट में? क्यों का मतलब है हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारे जीवन जीने का मकसद क्या है, हमें क्यों जीना है। जैसे देखो, एक सोल्जर क्यों जीता है? देश की रक्षा करने के लिए। डॉक्टर लोगों को बचाने के लिए जीता है। शिक्षक ज्ञान बांटने के लिए। तो यहां पे हाउ का मतलब जानते हो क्या है? हाउ का मतलब है यानी हमारे जीवन में जो डिफिकल्टीज आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, सरकमस्टांसिस यानी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स। जैसे एक यूपीएससी एस्पायरेंट है, उसको पता है मुझे ऑफिसर बनना है, समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए कुछ करने के लिए। तो ये उसका वाई है। अगर उसका वाई स्ट्रांग है ना, तो हाउ वो मैनेज कर लेगा, कैसे वो मैनेज कर लेगा। गरीबी में भी पड़ेगा, बीमारी में भी पड़ेगा, विपरीत परिस्थितियों में भी पड़ेगा। मेरे पास डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं। आप देखो, कई लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि स्टूडेंट किन किन सर्कमस्टांसिस में पढ़ते हैं। विक्टर फ्रैंकल एक फेमस पर्सन है। विक्टर फ्रैंकल, जब देखो हिटलर के समय यहूदियों पे अत्याचार किए गए थे ना, तो वो भी कंसंट्रेशन कैंप में थे। तो ना बाद में उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने बोला, किताब का नाम क्या था? मैन सर्च फॉर मीनिंग। बहुत बढ़िया किताब है। तो इस किताब में उन्होंने ये लिखा कि देखो, जिनके पास में वाय था ना, जिंदगी जीनी है, उद्देश्य था कुछ, वो लोग तो देखो बच गए। उन्होंने सारी यातनाएं झेल ली। जिन लोगों के पास में कोई वाय नहीं था कि क्यों जीना है, वो लोग मर गए। तो इसीलिए कोट है, जिनके पास वाय है ना, वो कुछ भी सहन कर लेंगे, ऑलमोस्ट कुछ भी, कैसे भी करके। तो वाय होना जरूरी है जिंदगी में। क्यों हमें ये लक्ष्य अचीव करना है, जीवन का उद्देश्य क्यों अचीव करना है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैन्युफैक्चरिंग रोड मैप से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, इसको थोड़ा पॉइंट वाइज फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट निकाल के। इस साल के बजट में ना एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन अनाउंस किया गया। ये जो 2025-26 का बजट था ना, इसमें नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन अनाउंस किया गया। यह मिशन देखो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नए लेवल पर ले जाने के लिए एक ना फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। पहले भी देखो सरकार ने मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, आप ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में करोगे आपको इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारे स्टेप्स सरकार ने लिए हैं ताकि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है देश की जीडीपी में बढ़े। बट आज इस आर्टिकल में राइटर बोलते हैं, हमें ना हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे ले जाने के लिए ना एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की आवश्यकता है, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से हमें अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। तो पहले ना मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूं। हमारे देश में ना 1957 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था। ये पॉलिसी ना पब्लिक सेक्टर को कमांडिंग हाइट्स देती थी। कमांडिंग हाइट्स का मतलब इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में गवर्नमेंट का एक बड़ा रोल रखा गया था। इस पॉलिसी के बाद में देखो कई सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसे बीएचईएल हो गया, सेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये सब इस्टेब्लिश किए गए थे। फिर आता है 1991 का लिबरलाइजेशन, ये तो आपको पता है। एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे और इसके बाद में प्राइवेट सेक्टर और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया गया था। इवन एफडीआई हमारे देश में ज़्यादा आए, इसके लिए भी रिफॉर्म लाए गए थे। लेकिन देखो जो एमएसएमई सेक्टर है ना, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये सेक्टर पीछे छूट गया 1991 के एलपीजी रिफॉर्म के बाद में। फिर आते हैं 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस। देखो फाइनेंशियल क्राइसिस से ना पहले ग्लोबल ट्रेड 20% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा था, लेकिन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में ग्लोबल ट्रेड में स्लो डाउन आ गया। क्या आ गया? ग्लोबल ट्रेड कम रेट से बढ़ने लगा। आज के समय में देखो नई नई टेक्नोलॉजी डिसरप्शंस आ गए हैं, जैसे एआई, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, ये सब इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रहे हैं। एक तरफ
दूसरी तरफ ग्लोबल पॉलिटिक्स भी बदल गई है। यूएसए आपको पता है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज फॉलो कर रहा है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज मतलब ट्रंप की जो पॉलिसी है मेक अमेरिका ग्रेट, वो चाहता है कि यूएसए की कंपनीज जो बाहर चली गई हैं ना सिर्फ वो यूएसए वापस आए, बल्कि यूएसए में जो कंपनीज काम कर रही हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरी तरफ चाइना क्या कर रहा है? चाइना कर रहा है डंपिंग। चाइना अपने सरप्लस माल को दूसरे देशों में बहुत कम रेट पर एक्सपोर्ट कर देता है ताकि दूसरे देशों की कंपनीज को तबाह किया जा सके। तो दुनिया ना अब स्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। एक होता है ग्लोबलाइजेशन, लेकिन जब देखो ग्लोबलाइजेशन स्लो डाउन करने लगे ना, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जब बॉर्डर को क्रॉस करके आइडियाज, गुड्स, सर्विसेज दूसरे देशों में जाते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन पहले तो बहुत बढ़ रहा था, बट अब ग्लोबलाइजेशन स्लो कर रहा है। तो ये है टर्म स्लोबलाइजेशन, इसका आप यूज कीजिएगा, स्लोबलाइजेशन। स्लोबलाइजेशन, स्लोबलाइजेशन मतलब स्लो ग्लोबलाइजेशन। तो ये सब चीजें थी। अब मैं आपको बताता हूं जो ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है, जो ये 2025-26 में लॉन्च किया गया है, इसकी की हाइलाइट्स क्या हैं? सबसे पहले है फोकस प्रोडक्ट स्कीम। फोकस प्रोडक्ट स्कीम ये फुटवियर और लेदर इंडस्ट्री के लिए लॉन्च की गई। इस स्कीम में सरकार ने डिसाइड किया है कि जो नॉन लेदर फुटवियर है और मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग है उसे प्रमोट किया जाएगा। इससे देखो 2.2 मिलियन यानी 22 लाख जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। इंडिया ग्लोबल फुटवियर के मामले में एक बड़ा हब बन सकता है इस फोकस प्रोडक्ट स्कीम के थ्रू। फिर इस साल के बजट में लॉन्च किया गया क्या? नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज। क्या है नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज? ये देखो नीचे है नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज, और ये अभी हमने फोकस प्रोडक्ट स्कीम डिस्कस की। देखो इंडिया का जो खिलौनों का मार्केट पोटेंशियल है ना, वो 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का है, 15,000 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन देखो चाइना का ना खिलौनों की मार्केट में डोमिनेशन है। सरकार चाहती है खिलौनों के सेक्टर में ना स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्लस्टर डेवलपमेंट होना चाहिए। खिलौना बनाने वाली जो कंपनीज है ना, उनको एक ही जगह पे प्लास्टिक मिल जाए, एक ही जगह पे दूसरे जो रॉ मटेरियल चाहिए खिलौना बनाने के लिए वो भी मिल जाए। सारी खिलौनों से संबंधित फैक्ट्रीज, कंपनीज एक ही जगह पे हो, ऐसा क्लस्टर सरकार डेवलप करना चाहती है। इसके अलावा इनोवेटिव टॉय मैन्युफैक्चरिंग, नए नए तरह के खिलौने सरकार चाहती है मैन्युफैक्चर हों भारत में, ताकि भारत खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग में भी एक ग्लोबल हब बने और हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं वो देखो ग्लोबल लेवल पे भी कॉम्पीट कर सकें। तो इस पर ध्यान दिया जाएगा इस नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज में। फिर है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से संबंधित प्रोविजन जो सरकार ने इस साल के बजट में किए हैं। देखो इंडिया वर्ल्ड का ना एक बड़ा एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है। हमारे देश में फ्रूट्स, डेयरी, सी फूड, सीरियल्स सब कुछ प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ना उनकी प्रोसेसिंग नहीं होती। थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग, जैसे गेहूं है, गेहूं का आटा बनाना, ये प्रोसेसिंग है। इस प्रकार से जो प्रोसेसिंग है ना, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे देश में बहुत कम होती है, सिर्फ 10% तक प्रोसेसिंग होती है। जबकि देखो डेवलप कंट्रीज जैसे यूएसए जैसे देशों में ना प्रोसेसिंग 50% से ज्यादा होती है। ये फर्क है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोसेसिंग मिशन लॉन्च होगा, और इवन बिहार जो फेमस है मखानास के लिए एक मखाना बोर्ड बनाया जाएगा ताकि इस वैल्यूएबल क्रॉप का ग्लोबल मार्केट डेवलप हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट है एमएसएमई सपोर्ट। एमएसएमई की जो डेफिनेशन है ना, उसमें देखो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की जो लिमिट है वो डबल कर दी गई है, ताकि फर्म्स अपना उनका टर्नओवर वगैरह बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो वो एमएसएमई के दायरे से बाहर ना जाएं। क्योंकि ना फर्म्स एमएसएमई के दायरे में रहना चाहती हैं बहुत बार, क्योंकि एमएसएमई को सरकार काफी सारे इंसेंटिव देती है। तो अब टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने के बावजूद फर्म्स एमएसएमई के दायरे में रह सकेंगी कुछ समय के लिए, तो उनके लिए फायदा होगा। पॉइंट्स देखो और भी काफी ज्यादा है। जैसे पहले ना एमएसएमईज के लिए 5 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी थी, अब उसे बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। और जो एक्सपोर्टर हैं उनके लिए जो क्रेडिट गारंटी है वो 20 करोड़ की है। इसके अलावा माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए ना 5 लाख का क्रेडिट कार्ड उनको इशू किया जाएगा, ताकि उनको लोन के लिए इनफॉर्मल जो लेंडर्स हैं ना, लोकल साहूकार होते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट ना
होना पड़े। जैसे किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया गया था ना, वैसे ही एमएसएमईज वालों को, माइक्रो एंटरप्राइजेस को 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, 5 lakhs। 10,000 करोड़ का एक फंड अनाउंस किया गया स्टार्टअप्स के लिए। यंग एंटरप्रेन्योर्स और टेक स्टार्टअप्स जो फ्रेश फंडिंग चाहते हैं उनको सपोर्ट मिलेगा इस 10 करोड़ के फंड से जो स्टार्टअप्स के लिए अनाउंस किया गया है। इसके अलावा देखो ग्रीन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी प्रोविजन किए गए हैं। ग्रीन इंडस्ट्री जैसे सोलर सेल्स हैं, ईवी बैटरीज हैं, इलेक्ट्रोलाइजर हैं, विंड टर्बाइंस हैं, ये जो सारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं ना, इनकी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया जाएगा सरकार के द्वारा। क्योंकि एक तरफ सरकार का देखो लक्ष्य भी है 2070 से पहले नेट जीरो कार्बन स्टेटस हमें अचीव करना है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो ग्लोबल चैलेंजेस भी बहुत हैं आज के समय में। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, यूएसए और यूरोप अब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं। चाइना अपनी सरप्लस कैपेसिटी से सस्ते प्रोडक्ट्स डंप कर देता है दूसरे देशों में। एआई, ऑटोमेशन, ये सब बढ़ रहा है। और देखो एक चीज, हमारे देश में भी कई इंडस्ट्रियल प्लेयर्स ऐसे हैं जो चाइना से देखो लो टेक जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो इंपोर्ट कर लेते हैं और सिर्फ ना ब्रांड बदल देते हैं। जैसे सस्ते कपड़े, सस्ते गारमेंट्स चाइना से इंपोर्ट किए, नाम बदल दिया, अपना ब्रांड का नाम रख दिया, स्टिकर चिपका दिया और इंडिया में बेचने लगे। उसी प्रकार से सस्ते ईयरफोन चाइना से इंपोर्ट किए और अपने ब्रांड का टैग लगा दिया, स्टिकर चिपका दिया और इंडिया में बेचने लगे। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में। इसका रिजल्ट ये हो रहा है लोकल इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि सस्ता इंपोर्ट वो चाइना से कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, जो इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024-25 है वो देखो ये सजेस्ट करती है कि हमें ना नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना होगा। कुछ जो पॉइंट्स हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किए, जैसे लोकल मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन पे फोकस होना चाहिए। जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उनका अल्टरनेटिव हमें खोजना चाहिए ताकि कम से कम इंपोर्ट करना पड़े। एंटरप्रेन्योरशिप और टेक कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करने पे ध्यान देना चाहिए। मे बी मेक इन इंडिया 2.0 सरकार लॉन्च कर सकती है। फिर देखो कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, मतलब सभी स्टेट्स और सेंटर मिल के काम करें हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। और अगर देखो सरकार मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज कर पाती है ना तो कितना फ़ायदा हुआ इसका, हमारे देश में जॉब्स जनरेट होंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकेला अगर 25% कंट्रीब्यूट करता है ना देश की ग्रोथ में तो 100 मिलियन जॉब्स जनरेट हो सकती हैं। फिर इसके अलावा एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिलेगा, इंडिया का शेयर ग्लोबल मार्केट में इंक्रीज होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर अभी 17% है, इसे देखो 25% तक ले जाना है, तभी इंडिया 2047 तक विकसित भारत बन सकता है। कंक्लूजन में देखो यही बोला जा सकता है, देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ का ना बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। चाइना, जर्मनी, साउथ कोरिया सब अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर से ही डेवलप बने हैं। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो इस बार लॉन्च हुआ है, अगर ये सही तरीके से इंप्लीमेंट होता है तो इंडिया भी फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है। लेकिन इसके लिए एमएसएमई सेक्टर को रिवाइव करना पड़ेगा, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, उनको सपोर्ट देना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी और ग्रीन इंडस्ट्रीज का फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हमारे देश में वाटर बॉडीज से संबंधित पोल्यूशन के बारे में है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो इस आर्टिकल को भी हम थोड़ा पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्कस करते हैं ताकि उन पॉइंट्स को आप आंसर्स में यूज कर सको। देखो जो भारत की नदियां हैं ना वो सिर्फ एक वाटर सोर्स नहीं है, भारत की नदियां संस्कृति का हिस्सा है। भारत में नदियों को पूजा जाता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, ये सिर्फ नदियां नहीं है, सिविलाइजेशन की जन्म स्थली है ये सब। बट देखो आज ना भारत की नदियां जो हैं वो बीमार हैं। किस वजह से? पोल्यूशन की वजह से। बहुत सारे लॉज, पॉलिसीज, प्रोजेक्ट्स पोल्यूशन कम करने के लिए लॉन्च किए गए हैं, बट पोल्यूशन तो बढ़ता ही जा रहा है। तो इस आर्टिकल में हम वाटर बॉडीज, खास करके रिवर्स की प्रॉब्लम्स, रीजंस, लॉज, पॉलिसीज और सॉल्यूशंस सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो कुछ डेटा और फैक्ट्स जान लेते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो सीपीसीबी बॉडी है ना, 2022 में उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसमें ये बोला था हमारे देश में ना 279 जो नदियां हैं ना पोल्यूटेड हैं। 311 पोल्यूटेड रिवर के स्ट्रेचेज हैं जिसमें 46 एरियाज तो ऐसे हैं जहां पे बीओडी लेवल, अभी बताऊंगा मैं आपको, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी, बीओडी लेवल 30 mg पर लीटर से भी ज़्यादा है।
mg मतलब मिलीग्राम। महाराष्ट्र में देखो सबसे ज़्यादा 55 पोल्यूटेड रिवर के स्ट्रेचेज हैं। जैसे एक रिवर है ना, रिवर का ये हिस्सा जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो ये रिवर स्ट्रेच हो गया, समझ गए। उत्तर प्रदेश और गुजरात में सबसे हाईली पोल्यूटेड स्ट्रेचेज हैं, दोनों में 6 उत्तर प्रदेश में भी 6 और गुजरात में भी 6। तमिलनाडु का जो कुअम रिवर का बीओडी लेवल है ना, वो जानते हो कितना है? 345 मिलीग्राम पर लीटर। एक्सट्रीम पोल्यूशन है ये। तमिलनाडु का जो कुअम रिवर है, यहाँ पे बीओडी लेवल 345 तक पहुंच गया है। और 2024 की सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल रिपोर्ट के मुताबिक 97 लोकेशंस पे मॉनिटरिंग हुई और 52 लोकेशंस में फीकल कोलीफॉर्म क्या होता है वो भी अभी आपको बताता हूं। दोनों चीजें बताऊंगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी और फीकल कोलीफॉर्म भी। पहले आप पूरी बात सुन लीजिए। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 97 लोकेशंस पे मॉनिटरिंग हुई और 97 में से 52 लोकेशंस पे फीकल कोलीफॉर्म 2500 एमपीएन पर 100 ml से भी ज्यादा है, मतलब टॉक्सिक लेवल है। अब दोनों चीजें आपको बताता हूं, फीकल कोलीफॉर्म क्या होता है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। सबसे पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सुनिए। बीओडी मतलब कितना ऑक्सीजन चाहिए किसी वाटर बॉडी में या रिवर में ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए, वो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है, तो फिर देखो वो जो पानी है ना, जहां पे 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो नहाने के लिए वो पानी अनसेफ है। किसी भी वाटर बॉडी में बीओडी का बढ़ना मतलब पोल्यूशन का बढ़ना, पोल्यूशन लेवल का बढ़ना। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमने जान लिया, कितना ऑक्सीजन चाहिए किसी वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए। और 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा तो मतलब वो पानी नहाने लायक नहीं है, पोल्यूशन लेवल ज्यादा है। अब फीकल कोलीफॉर्म की बात करें। फीकल कोलीफॉर्म देखो एक प्रकार का ना बैक्टीरिया होता है जो एनिमल और ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में मिलता है वैसे, लेकिन देखो वेस्ट के माध्यम से जब फ्रेश वगैरह होते हैं ना ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स, तो वेस्ट के माध्यम से ये बैक्टीरिया बाहर आ जाता है। और इस बैक्टीरिया का वाटर में मिलना, इसका मतलब ये है कि वो पानी जो है ह्यूमन और एनिमल्स के वेस्ट से कंटामिनेटेड है। और अगर जिस पानी में ये जो फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है ना 2500 पर 100 ml से ज़्यादा है, 2500 क्या है? एम्पियन होता है मोस्ट पोर्टेबल नंबर। तो जहां पे जिस पानी में फीकल कोलीफॉर्म 2500 एम्पियन पर 100 ml से ज़्यादा है, तो मतलब वो पानी जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। एक रिपोर्ट आई थी, हालांकि वो रिपोर्ट पे क्वेश्चन उठे, कंट्रोवर्शियल हो गई, लेकिन मैं आपको थोड़ा इसी एंगल से बताता हूँ, पॉलिटिक्स में मत जाओ। महाकुंभ के दौरान गंगा नदी में ये जो फीकल कोलीफॉर्म था ना, वो 12,500 एमपीएन पर 100 ml से ज़्यादा हो गया था। तो सुरक्षा मानकों से 5 गुना ज़्यादा। हालांकि सरकार ने बोला वो रिपोर्ट गलत है, ये सब कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन आपको पढ़ाई से लेना देना है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम हो क्यों रही है, रिवर पोल्यूशन हो क्यों रहा है। सबसे पहले है सीवरेज पोल्यूशन। देखो हर दिन भारत में ना 60% अनट्रीटेड सीवरेज जो है नदियों में मिल जाता है, बह जाता है। एग्जाम्पल यमुना का 90% जो पोल्यूशन है ना वो सीवरेज की वजह से है। एसटीपी यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, बट देखो या तो उनकी कैपेसिटी कम है, बहुत सारे एसटीपी देखो ऐसे हैं जो फंक्शनली नहीं है। फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। देखो बहुत सारी केमिकल, टेक्सटाइल, शुगर और जो टैनरीज है ना, टैनरीज मतलब जहाँ पे जानवरों की खाल को प्रोसेस करके चमड़ा बनाया जाता है, उसे बोलते हैं टैनरी। तो इन इंडस्ट्री से ना बहुत सारे डायरेक्ट टॉक्सिक जो एफ्लुएंट्स है ना वो नदियों में डाल दिए जाते हैं। जैसे तमिलनाडु का ना वेल्लोर शहर है, यहाँ पे बहुत सारी टैनरीज हैं। टैनरीज मतलब बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे जानवरों की खाल को प्रोसेस करके चमड़ा वगैरह बनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे इकोसाइड बोला था, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाला। फिर है सॉलिड वेस्ट डंपिंग। प्लास्टिक, मेटल, ऑर्गेनिक वेस्ट, ये सब भी देखो डायरेक्टली रिवर्स में फेंक दिया जाता है। जैसे गंगा में हर साल लाखों टन प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट जाता है। फिर नेक्स्ट है एग्रीकल्चर रन ऑफ। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का रन ऑफ
मतलब रन ऑफ मतलब नदियों में सिंचाई होती है ना, जैसे बारिश के साथ बह के नदी में आ गए वो फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स। तो ये सब होता है, इससे ना यूट्रोफिकेशन होता है, मतलब पानी में ना वाटर बॉडी में ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो जाता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, पंजाब में सतलुज और ब्यास बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है पेस्टिसाइड्स की वजह से। फिर नेक्स्ट है सैंड माइनिंग और एंक्रोचमेंट। इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से ना नदियों का जो नेचुरल फ्लो है वो खराब हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है। और नदियों का जो एंक्रोचमेंट होता है ना, उससे फिर फ्लडिंग पे काफ़ी असर पड़ता है। जब बारिश के सीजन में पानी ज़्यादा आता है तो इंक्रोचमेंट की वजह से पानी जो है वो बाहर के एरिया में चला जाता है, जिससे फ्लड आती है, फ्लड एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। जैसे यमुना के फ्लड प्लेन है, वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस की वजह से ना पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ता है और फ्लडिंग आने लगती है लो लाइंग एरियाज में। तो ये मेजर काजेज हैं रिवर पोल्यूशन के। अब बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क और पॉलिसीज क्या है रिवर पोल्यूशन को रोकने के लिए। देखो, वैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 है। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों का ना रोल डिफाइन करता है, उनका क्या काम है रिवर पोल्यूशन कम करने में। फिर है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज की जो लिमिट है उसे डिफाइन करता है। फिर नेक्स्ट है नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, वाटर कंजर्वेशन को हाईलाइट करती है ये पॉलिसी। नेशनल रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम अलग अलग रिवर्स के लिए लॉन्च किए गए, जैसे गंगा रिवर के लिए लॉन्च किया गया गंगा एक्शन प्लान, यमुना के लिए लॉन्च किया गया यमुना एक्शन प्लान। अभी दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, यमुना को साफ करने का जो इशू था बहुत ज़्यादा चुनाव प्रचार के दौरान हावी रहा, तो ये रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम समय समय पे लॉन्च किए गए हैं। गंगा एक्शन प्लान, बाद में नमामि गंगे स्कीम लॉन्च की गई थी 2014 में जब स्कीम लॉन्च हुई। इस स्कीम में सीवरेज ट्रीटमेंट और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पे फोकस किया गया। 2024 तक 19,271 करोड़ खर्च हुए हैं। जितना प्लान हुआ था उससे आधा ही खर्च हो पाया है। अभी भी गंगा नदी के आसपास इलीगल इंक्रोचमेंट और इंडस्ट्रियल वेस्ट का इशू बहुत बड़ा है, और यमुना नदी का तो आपको पता ही है। तो क्या करना चाहिए रिवर पोल्यूशन को रोकने के लिए? सबसे पहले देखो, लोगों को जोड़ना होगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूरी है। अवेयरनेस कैंपेन से लोकल लोग पोल्यूशन रोकने में एक्टिव हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, उत्तराखंड के हरिद्वार में ना गंगा की सफाई में लोकल एनजीओज ने बड़ा रोल प्ले किया था। उनको पता है गंगा हमारी लोकल इकोनॉमी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो है एडवांस टेक, एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, अगर वो इंस्टॉल किए जाएं तो रियल टाइम डेटा मिल सकता है कि पोल्यूशन का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ रहा है रिवर में। जैसे जर्मनी में एक रिवर है राइन रिवर, वहाँ पे एआई से मॉनिटरिंग होती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एंड सीवेज कंप्लायंस, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने होंगे। मतलब देखो, इंडस्ट्रीज और अर्बन एरियाज को ना स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगानी चाहिए अगर अनट्रीटेड वेस्ट जो है ना नदी में डिस्चार्ज किया गया तो। जैसे एग्जांपल देता हूं, स्वीडन और नीदरलैंड में ना एक प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया, पोल्यूटर पे द प्रिंसिपल, जो नदी को पोल्यूट कर रहा है वो पैसा देगा। फिर नेक्स्ट है सैंड माइनिंग एंड एंक्रोचमेंट कंट्रोल, इलीगल इंक्रोचमेंट और माइनिंग को ना स्ट्रिक्ट पेनल्टीज के साथ में कंट्रोल करना जरूरी है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे देखो एग्जांपल देता हूं, केरला में ना सैंड माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए ना लोकल मॉनिटरिंग कमेटीज इस्टेब्लिश की गई हैं। फिर 5वें नंबर पे है इफेक्टिव फंड यूटिलाइजेशन, जो पैसा एलोकेट हो रहा है ना उसका भी सही इस्तेमाल जरूरी है। जैसे गंगा को साफ करने के लिए पैसा एलोकेट हुआ, यूज ही नहीं हुआ, सिर्फ आधा यूज हुआ। तो इस सिलसिले में ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी होगी, प्रोजेक्ट्स को टाइमली इंप्लीमेंट करना होगा। तो ये सारे काम करने होंगे। कंक्लूजन में देखो ये कहा जा सकता है, जैसा शुरुआत में बोला गया था, हमारे देश की रिवर्स हमारी कल्चर की शान है। पोल्यूशन अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारी जनरेशंस, आने वाली जनरेशंस क्लीन वाटर को देख ही नहीं सकेंगी। लॉज हैं, फंड्स हैं, टेक्नोलॉजी भी हैं, सिर्फ बात है विल पावर की। तो हम सबको मिल के नदियों को वापस उनकी असली शान देनी होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, महाराष्ट्र में ना एक गोंडी मीडियम स्कूल के क्लोजर से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? इशू देखो यही है, जैसे मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र में ना एक गोंडी मीडियम स्कूल है, उसको क्लोज कर दिया गया। देखो ये सिर्फ एक स्कूल बंद होने से संबंधित इशू नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ट्राइबल आइडेंटिटी और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का सवाल है। कहाँ का इशू है? जिस स्कूल के बंद होने की बात हम कर रहे हैं ना, ये स्कूल महाराष्ट्र के गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में मोहगांव विलेज में है।
कौन से विलेज में? मोहगांव विलेज में। ये जो एरिया है 5th शेड्यूल एरिया में आते हैं। 5th शेड्यूल एरियाज आपको पता है, पॉलिटी में हम पढ़ते हैं, ये एरियाज आदिवासी कम्युनिटीज के प्रोटेक्शन के लिए ना स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस आर्टिकल को भी क्या हम थोड़ा पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्कस करें? पॉइंट वाइज फॉर्म में ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए गोंडी लैंग्वेज क्या है? जो गोंडी लैंग्वेज है ना, ये देखो एक आदिवासी लैंग्वेज है जो मेनली एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। और 2011 के सेंसस के मुताबिक 29 लाख से ज़्यादा लोग गोंडी बोलते हैं। लेकिन फिर भी ये 8वें शेड्यूल में नहीं है। संविधान का जो 8वां शेड्यूल है ना, उसमें ये लैंग्वेज नहीं है। इवन कोई स्टेट लेवल रिकॉग्निशन या फिर प्रमोशन इस लैंग्वेज का नहीं है। 2019 में ना ग्राम पंचायत ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, बच्चों को उनकी मदर लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए। ये इनिशिएटिव देखो, ये इनिशिएटिव संविधान के 2 आर्टिकल से बिल्कुल अलाइन था। एक तो आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या है? आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज को अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व करने का अधिकार देता है। और गोंडी आपको पता है माइनॉरिटी लैंग्वेज है। तो इस आर्टिकल के तहत ये जो स्कूल बंद किया गया था ना, ये स्कूल बिल्कुल वैलिड था। इवन संविधान का आर्टिकल 350A ये स्टेट को मैंडेट देता है कि आप माइनॉरिटी चिल्ड्रन को ना उनकी मदर टंग में एजुकेशन दो। तो गवर्नमेंट को इस स्कूल को प्रमोट करना चाहिए था, गोंडी मीडियम में जो पढ़ाया जाता था, बल्कि सरकार ने एक काम किया, इस स्कूल को बंद कर दिया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखो ये आर्गुमेंट दे रहा है, स्कूल जो है वो देखो RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंडर ना रजिस्टर्ड नहीं था। बिना रजिस्ट्रेशन के स्कूल की क्वालिटी मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। मतलब रजिस्ट्रेशन होगा तभी क्वालिटी मॉनिटर होगी ना। और आगे जाकर स्टूडेंट्स का हायर एजुकेशन में जो प्रोस्पेक्ट्स इंपैक्ट हो सकता था गोंडी मीडियम में पढ़ने की वजह से। एजुकेशन ऑफिसर का ये कहना था, अगर स्कूल बंद होता है तो स्टूडेंट्स को देखो दूसरे स्कूल में एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक सॉल्यूशन है। जो प्रॉब्लम का रूट काज है उसे सरकार एड्रेस नहीं करती। स्कूल के रिकॉग्निशन का सवाल देखो ये सिर्फ एक प्रोसीजरल नहीं है, बल्कि पावर का भी इशू है। देखो जो आदिवासी कम्युनिटीज है ना, वो हिस्टोरिकली काफ़ी ओप्रेस्ड रही हैं। मतलब इतिहास में उनका काफ़ी शोषण हुआ है। उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर को सिस्टमेटिकली इग्नोर कर दिया गया है। नॉन रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि स्टेट एक आदिवासी लैंग्वेज को ऑफिशियली नहीं मान रहा है। ये देखो एक हिस्टोरिकल बायस भी है जो ट्राइबल कम्युनिटीज के खिलाफ रहा है। जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, वो देखो आदिवासी कल्चर के प्रिजर्वेशन के सपोर्टर रहे हैं। उनका ये मानना था हमें आदिवासियों को ना सेकंड हैंड कॉपी नहीं बनाना है, तो उनको अलग रहने दिया जाए। वो अपना कल्चर अलग से रखना चाहते हैं, अलग से जीना चाहते हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम में धक्के से फोर्सफुली उनको मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। तभी तो देखो संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन 2 तरीके से देखो ट्राइबल्स की जो आइडेंटिटी है आज खतरे में है। सबसे पहले सेकुलर एब्जॉर्प्शन। इसका क्या मतलब है सेकुलर एब्जॉर्प्शन का? गवर्नमेंट पॉलिसीज और इकोनॉमिक प्रेशर जो आता है ना, वो ट्राइबल लोगों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंटीग्रेट करना चाहता है बिना उनके कल्चर को रिस्पेक्ट किए। जैसे देखो ट्राइबल लैंड का इंडस्ट्रियल यूज, इवन माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी कई बार ट्राइबल से उनकी जमीन छीन ली जाती है, उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है। हमने नीलगिरी का केस देखा, नीलगिरी नहीं और कुछ नाम था, नीलगिरी तो साउथ में है, नियमगिरी उड़ीसा में जो केस था, नाम क्या नियमगिरी था शायद, ऐसा ही कुछ नाम था। समझ गए? तो गोंडी लैंग्वेज के स्कूल का बंद होना भी देखो इसी का एग्जाम्पल है। और एक और रीजन है जिसकी वजह से रिलीजियस एब्जॉर्प्शन। मतलब जो ट्राइबल रिलीजियस बिलीव्स है ना, उनको कई बार डिस्टोर्ट करके या फिर डिसरिस्पेक्ट करके उनको खत्म कर दिया जाता है। काफी जगह उनके जो ट्रेडिशनल फेथ हैं वो देखो ओवरकम हो जाते हैं। जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन का धर्म है ना, उनसे ओवरकम हो जाते हैं, दब जाते हैं जो ट्राइबल बिलीफ्स हैं उनके तले। सिंपल भाषा बोलता हूँ, मतलब आर्टिकल की लैंग्वेज थोड़ी टफ है, सिंपल भाषा बोलता हूँ। देखो जो मेजॉरिटी लोगों का धर्म है ना, ट्राइबल भी उसी धर्म को मानने लगते हैं, कई बार वही कल्चर वगैरह अपनाने लगते हैं और अपने कल्चर को छोड़ देते हैं। उनके ऊपर ऐसा दबाव आ जाता है कई बार।
तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं, सेकुलर एब्जॉर्प्शन और रिलीजियस एब्जॉर्प्शन, दोनों से देखो ट्राइबल जो कल्चर है वो खतरे में आ जाता है और करता है। बात करें गोंडी की, जैसा शुरुआत में बोला, गोंडी देखो 29 लाख बोलते हैं, लेकिन 8वें शेड्यूल में नहीं है, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है। संस्कृत सिर्फ 25,000 बोलते हैं, फिर भी 8वें शेड्यूल में है संस्कृत। स्टेट और इंस्टीट्यूशन से इसको सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या रिकॉग्निशन सिर्फ लिंग्विस्टिक मेरिट पे मिलता है या पॉलिटिकल और सोशल पावर के बेसिस पे? गोंडी देखो लोगों की भाषा है, पीपल्स लैंग्वेज है, क्योंकि 29 लाख बोलते हैं, संस्कृत तो सिर्फ 25,000 बोलते हैं। संस्कृत एक देव भाषा है, गॉड लैंग्वेज है, भगवान की भाषा है, जबकि गोंडी क्या है? पीपल्स लैंग्वेज है, लोगों की भाषा है। तो हमारा जो संविधान है वो तो शुरुआत ही देखो इससे करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो संविधान लोगों के लिए है और गोंडी भाषा भी लोगों की है, तो गोंडी भाषा को जगह मिलनी चाहिए संविधान में। फिर इसके बाद में ये बोला जाता है गोंडी का रिकॉग्निशन क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो आदिवासी कल्चर मेनली ना ओरल ट्रेडिशन पे बेस्ड है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन है, ओरल ट्रेडिशन पे ज़्यादा फोकस है। मिथ, हिस्ट्री, रिलीजन सब कुछ ओरल है। अगर लैंग्वेज ही खत्म हो गई तो सब कुछ चला जाएगा। अर्बनाइजेशन, डिफोरेस्टेशन, मॉडर्नाइजेशन, इन सब की वजह से ना ट्राइबल आइडेंटिटी ऑलरेडी खतरे में है। तो स्टेट अगर लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करेगा, ट्राइबल लैंग्वेज को, तो फिर ट्राइबल लैंग्वेज यानी गोंडी लैंग्वेज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, और ये एक्सटिंक्ट हो गई तो पूरा जो सिविलाइजेशन है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो क्या सोल्यूशन हो सकता है? सोल्यूशन देखो ये हो सकता है, गोंडी मीडियम स्कूल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाए, 8वें शेड्यूल में गोंडी लैंग्वेज को इंक्लूड किया जाए, ट्राइबल एजुकेशन और कल्चर दोनों को प्रिजर्व करने पे स्पेशल फोकस सरकार को करना चाहिए, और गवर्नमेंट को ट्राइबल लेड इनिशिएटिव्स, ट्राइबल्स के लिए एजुकेशन, इन सब पे फोकस करना चाहिए। कैसे? इनको फंडिंग देके, सरकार ज्यादा फंड देगी तो ये ज्यादा इनिशिएटिव अच्छे से चल सकेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया गोंडी लैंग्वेज से संबंधित। आज देखो 3 इश्यूज हमने डिस्कस किए। सबसे पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले ये बताया गया सरकार ने इस साल के बजट में क्या किया है। जैसे फोकस प्रोडक्ट स्कीम है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज है, फूड प्रोसेसिंग है, न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, ये सब, एमएसएमई की डेफिनेशन बदलना है। फिर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी हमने डिस्कस किया था, 1957 की पॉलिसी, फिर 1991 में एलपीजी रिफॉर्म, फिर 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस, एक्सटर्नल चैलेंजेस ये सब हैं, चाइना डंपिंग करता है, यूएसए प्रोटेक्ट कर रहा है। और फिर करना क्या चाहिए सरकार को? ये करना चाहिए कि देखो लोकल जॉब्स को प्रायोरिटाइज किया जाए, नहीं ये तो इम्पैक्ट है। वैल्यू प्रोसेसिंग पे फोकस किया जाए, लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए। ये सारे पॉइंट्स थे नए इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क के लिए। रिवर पोल्यूशन वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से रिवर बॉडीज में जो पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है। मेजर काजेज हमने डिस्कस किया, अनट्रीटेड सीवरेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एग्रीकल्चर रन ऑफ, सैंड माइनिंग और इलीगल एंक्रोचमेंट, ये सब हमने डिस्कस किया था। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स काफ़ी हैं, गंगा एक्शन प्लान, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, नमामि गंगे, लेकिन सफल नहीं हुए। फिर गोंडी लैंग्वेज वाला इशू हमने डिस्कस किया। गोंडी लैंग्वेज का स्कूल बंद कर दिया, सरकार बोलती है आरटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, हायर जॉब प्रोस्पेक्ट्स नहीं होंगे और क्वालिटी मॉनिटर नहीं हो सकेगी। तो राइटर बोलते हैं देखो गोंडी लैंग्वेज तो पीपल्स लैंग्वेज है, 29 लाख बोलते हैं, संस्कृत तो सिर्फ 25,000 बोलते हैं, फिर भी संस्कृत को सरकार सपोर्ट करती है, 8वें शेड्यूल में आता है, गोंडी लैंग्वेज नहीं है। गोंडी लैंग्वेज को प्रमोट करना जबकि आर्टिकल 29 और 350A के तहत आता है, बट रिकॉग्निशन ही नहीं दिया गया है सरकार के द्वारा, जो कि गलत बात है। तो ये आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया। ये क्वेश्चन आज आपको अटेम्प्ट करना है, 250 वर्ड्स में 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।